नमस्ते बच्चों, सब ठीक ठाक है ना, सब टनाटन। आज हम लोग जैसा कि हम यहाँ लिख चुके हैं फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है फिजिक्स में फोर्स का। सबसे पहले तो फोर्स है क्या, फोर्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, लेकिन सिर्फ फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अगले टॉपिक में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का स्टडी करेंगे। फोर्स है क्या, when two object interacts with each other, ठीक है, and acceleration is produced, I mean a certain acceleration is given to either bodies। जैसे मान लिया जाए कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये बी है, ये दोनों क्या कर रहा है, इंटरेक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, और क्या हुआ, बी मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर दे, तो क्या कहेंगे, ए जो है बी पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है ना। ए क्या किया है, बी पर फोर्स लगाया। या फिर अगर मोर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुश करें या उसको पुल करें, तो हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स करता क्या है, तो फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। जैसे अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते आ रहे थे बच्चों, कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, कॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन और दैट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वाज नॉट कंसीडर्ड देयर। आज हम लोग जाने हैं कि वो एक्सेलरेशन किस कारण से होता है, तो किसके कारण से होता है, फोर्स के कारण से होता है। फोर्स कॉजेज अ बॉडी टू एक्सेलरेट, और ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाएं और एक्सेलरेशन हो ही, प्रोड्यूस टेंडेंसी इन दैट बॉडी टू एक्सेलरेट। तब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए तो उस बॉडी का टेंडेंसी होता है एक्सेलरेट करने का, कर नहीं पा रहा है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड फोर्स उसको चाहिए वो उसको मिल नहीं पा रहा है, तो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। या फिर टू इंटरैक्टिंग बॉडीज, व्हेन टू इंटरैक्टिंग बॉडी आफ्टर इंटरैक्शन प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन आइदर बॉडी। ए और बी मान लिया इंटरैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर हम बोल रहे हैं आइदर बॉडी, ए में मान लिया बी में ए प्रोड्यूस कर दिया एक्सेलरेशन, या ए में बी प्रोड्यूस कर दिया, तो हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स लगाया, ए बी पर लगाया या बी ए पर लगाया, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स है। और बेहतर है कि आप वही डेफिनेशंस दिमाग में रखिए कि पुश और पुल। अब पुश और पुल करने के लिए क्या दो बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है, जैसे कि एक बॉडी ये हमारा ए है और एक बॉडी हमारा ये बी है। क्या ये बॉडी इसके ऊपर में बिना इसको टच किए फोर्स लगा सकता है, हाँ बिल्कुल लगा सकता है, और टच करके भी फोर्स लगा सकता है। जैसे हम इस बोर्ड को या इसको देखो अभी ऐसे पकड़े हुए हैं, अगर हम हाथ अपना हटा लेते नहीं गिरेगा, यानी हम इसके ऊपर में क्या लगा रहे हैं, इस पेन के ऊपर में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड लगा रहे हैं ना, नहीं तो ये नीचे जाता है ना। तो फोर्स कैन एक्ट बिटवीन टू बॉडीज विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये भी सही बात है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे 9th या 10th में, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses acts even if those two bodies are at certain distance। one second ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मान लिया इसका मास अगर m1 हो और इसका मास m2 हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ये इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो बॉडीज अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो कांटेक्ट में हो। दो मैग्नेट में भी आप देखे होंगे, एक मैग्नेट इधर से लाओ, नॉर्थ पोल एक दूसरे के बगल में लाओ, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। नॉर्थ साउथ अपोजिट पोल लाओ तो दोनों एक दूसरे का खटाक से अपना क्या करेगा,
चिपक जाएगा। चिपक जाएगा यानी कि बिना कांटेक्ट पे भी फोर्स लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो बॉडीज के बीच में, ठीक है। अब चलो हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेस पर विचार करते हैं, कितना तरह का फोर्स हो सकता है। अभी देखो, ये अब देखो हम जो ये लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, इसके ऊपर भी फोर्स है लगा, ऐसे पुश कर रहे हैं, ये भी फोर्स है। ये क्या हम कह सकते हैं इसको, मस्कुलर फोर्स, मांसपेशी से हम फोर्स लगा रहे हैं। चलो, मेनली फोर्सेस को 3 या 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला क्या बेटा जी? ग्रेविटेशनल, चलो पूरा बोर्ड भर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? न्यूटन साहब बताए थे एक बार, बताए क्या हो तो समझो कि अब सब लोग वही पढ़ता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको बोलते हैं कि व्हेन टू मासेस पॉइंट मास, 2 पॉइंट मासेस और पॉइंट लाइक मासेस। पॉइंट मासेस मैंने याद देखिए, पॉइंट मास हो गया। अब पॉइंट लाइक मास जिसका टोटल मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना सकता है, तो स्फेरिकल बॉडी। तो व्हेन 2 पॉइंट मासेस और पॉइंट लाइक मासेस आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर, उन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो, आर। मान लेते हैं कि इसका मास m1 हो और इसका मास m2 हो, तो न्यूटन साहब के अनुसार ये बॉडी इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा और ये बॉडी इसके ऊपर में, नाम दे दो ए, और ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा और बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स कैसा होता है बेटा जी? फोर्स अट्रैक्टिव होता है। ये इसको इस तरफ खींचेगा राइट वर्ड, ये इसको इस तरफ खींचेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? चलिए अब डायरेक्शन आ गया, तो फोर्स के बारे में जान लीजिए। फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स कैसा फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जी? ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स को फॉलो करता है, या फिर जो भी रूल्स है वेक्टर को ऐड करने का, वो सारा रूल कोई क्या करता है, फोर्स फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इस सबको फॉलो करता है। और 2 फोर्स को अगर हमको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? ऐसा नहीं कि अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, दोनों को वेक्टरियली ऐड करेंगे या वेक्टरियली सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रोडक्ट भी अगर फोर्स फोर्स का करना है तो वही वो वेक्टर मेथड जो है सब उसके अनुसार करेंगे। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा जी? जान लीजिए, न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों ही फोर्स का यूनिट है, ठीक है। तो इतना बीच में, ठीक है। अब आते हैं यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। तो यहाँ फोर्स जो लगता है बी के द्वारा ए पर या ए के द्वारा बी पर, इसका डायरेक्शन जो होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा। ये लाइन अगर खींच दिए तो इसी के अलोंग फोर्स लगाएगा। अब चूंकि हम बोले कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर में इधर खींचेगा, पुल करेगा, और ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर में इधर पुल करेगा। तो अगर हम कहें कि इसके ऊपर में फोर्स का डायरेक्शन क्या है इसके द्वारा, तो राइट वर्ड। इसके ऊपर में इसके द्वारा फोर्स का डायरेक्शन क्या है? तो लेफ्ट वर्ड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? तो वो हो जाता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर m1 इज mass of one object, m2 is mass of other object, r is distance between them, and g is a constant जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका एसआई यूनिट होता है,
इसका वैल्यू कितना होगा 6.67 10 टू द पावर -11। ठीक है, तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हो, जैसे स्फेरिकल हो गया, पॉइंट मास हो गया, इस सब के बीच का फोर्स हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से अभी अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कितना फोर्स लगता है ये जरा निकालते हैं। ये हमारा क्या है बउआ, ये अर्थ है। मान लेते हैं कि यहाँ से h डिस्टेंस पर एक हमारा क्या है, मास है। इसका मास क्या है m, अर्थ का मास क्या है बेटा जी, कैपिटल M। तो ये अर्थ इसको क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, पुल करता होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अर्थ का रेडियस मान लेते हैं कि r है, तो फोर्स कितना लगेगा इस फॉर्मूला से देख लीजिए, जी एम हो गया अर्थ का मास इंटू एम ये ऑब्जेक्ट का मास, कुछ भी हो, गेंद हो, बॉल हो, पत्थर हो, 50 टन का कोई ऑब्जेक्ट हो, बटा आर प्लस एच का स्क्वायर। अगर एच जो हो वेरी वेरी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो तो आर का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर के तुलना में एच को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू नियरली हो जाएगा जी एम एम बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ नोटिस करिए, जी कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, आर रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, सो दिस टर्म इज अ कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू एम। यानी कि किस चीज पर फोर्स डिपेंड करेगा, वो ऑब्जेक्ट के मास पर। मास अगर 10 किलो का है तो फोर्स उस पर लगेगा, और 50 किलो का है तो 50 किलो वाले मास के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड सेंटर के टूवर्ड्स उसके ऊपर में। ठीक है, अब ये तो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इधर मास हो गया यानी कि एम जी, और ये स्मॉल जी का वैल्यू जो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कब के लिए वैलिड है, ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर हम 10,000 5,000 किलोमीटर ऊपर चले गए अर्थ सरफेस से तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नहीं, डिफरेंट होगा, क्या होगा वो कैलकुलेट करने का विषय है। लेकिन अर्थ के सरफेस के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही होगा, जिसका वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। बस अभी इतना ही जानिए, आगे ग्रेविटेशन में इसके ऊपर में खुल के चर्चा हम लोग करें। ठीक है, क्या हो गया हमारा, तो अगर अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट हम रखें तो उसके ऊपर में फोर्स कितना लगता है बउआ, एम, वो ऑब्जेक्ट का मास इंटू स्मॉल जी, इतना ही ना फोर्स लगेगा। डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ को हम एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, यानी कि कंप्लीटली स्फेरिकल माने, डेंसिटी इसका यूनिफॉर्म माने, तो इसका सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर के ऊपर में कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो उस केस में अर्थ के द्वारा क्या लगेगा, कितना फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, एम जी के बराबर, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू यह कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू जनरली कभी कभी क्या हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है, अनटिल अदरवाइज वैल्यू ऑफ जी इज मेंशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। इससे अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर बिल्कुल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना ही जानिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा हमारा फोर्स हो जाता है बउआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या, कौन सा फोर्स बउआ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कई कैटेगरी हो जाता है। पहला तो हो गया कूलम फोर्स,
जैसे दो चार्ज पार्टिकल हो, एक ये और एक ये, पॉइंट चार्जेस, यहाँ भी हम बोल रहे हैं पॉइंट लाइक चार्जेस और पॉइंट चार्जेस। मान लेते हैं कि इसका Q1 है मैग्नीट्यूड, इसका Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा जी, R। तो इन कूलम साहब बताए कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर लगेगा, वेयर K इज ए कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है इतना SI यूनिट में, इतना होता है। ठीक है, बस इसके बारे में भी इतना, इससे ज्यादा मत जानिए। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, 4 पाई क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी बस इतना जानिए, के जानिए के का वैल्यू इतना होता है, बराबर इतना होता है। ठीक है, 9 × 10⁻⁹। अब इसके डायरेक्शन के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो डायरेक्शन इसमें भी इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, दोनों पॉइंट चार्ज के क्या कीजिए कि लाइन ज्वाइन कर दीजिए, इस लाइन के अलोंग होगा डायरेक्शन। अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स से इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो इस केस में दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ चार्जेस ऑफ Q1 एंड Q2। अगर Q1 और Q2 सेम नेचर का चार्ज है, कहने का मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर Q1 और Q2 अपोजिट नेचर का चार्ज है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई? अगर दोनों सेम साइन का है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर लग जाएगा फोर्स, इसके ऊपर इधर लग जाएगा। अगर अपोजिट साइन का है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और दूसरा बात बता दें कि कूलम फोर्स जो होता है F इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fg। ठीक है, Fc का वैल्यू Fg से बड़ा होता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, कूलम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। उसके बाद अब आ जाइए कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है भाई? जब टू बॉडी, ये भी क्या, एक मिनट, ये कूलम फोर्स हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अभी कॉन्टैक्ट फोर्स बताने जा रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। कैसे होता है अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, है ना, तो जब और बॉडी एक दूसरे के ऊपर में फोर्स एक्सर्ट करे तो उस केस में फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे एक टेबल ले लीजिए, इसके ऊपर में एक तो हम लोग क्या रख दिए बउआ, बॉक्स। क्या रख दिया, बॉक्स, बॉक्स रख दिया। ठीक है, तो ये बॉक्स मान लेते हैं कि इसका मास m है बउआ, तो ये बॉक्स क्या, और ये टेबल है, ये हमारा क्या है, टेबल है, सरफेस है। ठीक है, तो पाया ये गया कि ये जो टेबल है और ये जो बॉक्स है या बुक कहिए, जो भी कहिए, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर में एक फोर्स ऊपर लगाता है। कौन लगाता है, ये टेबल। तो ये बॉक्स भी एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, आप लोग पढ़े होंगे 9th में या 10th में, कि एज पर न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ टेबल लगाया Fn, तो डाउनवर्ड ये ब्लॉक भी लगा देगा Fn, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा, एलोंग सेम लाइन ये फोर्स एक्ट करता है। दिस फोर्स इज एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स इज एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सपोज दिस ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू मूव आइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, अगर ऐसा टेंडेंसी हो तो इसके ऊपर में एक और फोर्स लगता है F। चलो मान लेते हैं कि इसको इधर जाने का टेंडेंसी है, तो एक और फोर्स लगेगा F, और इन दिस केस द कॉन्टैक्ट फोर्स हैज डायरेक्शन अलोंग दिस इज कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, सरफेस के साथ सर्टेन एंगल बनाता है। अगर सरफेस क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F, ये नहीं होता है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकली। यानी कि इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स लगेगा, है ना।
इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस सरफेस पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगाएगा एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो अगर कहे कोई कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ एन स्क्वायर। जनरली इस एफ एन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली इस एफ एन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। किसी किसी बुक में एफ एन भी होता है, कैपिटल एफ लिखे सफिक्स में एन डाल दिया, ठीक है, अपना डिफरेंट डिफरेंट बुक में। और इस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर सरफेस ये रफ है तो ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, अगर स्मूथ है कहने का मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये एफ नहीं लगेगा, तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली एफसी को जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स को इधर नहीं दिखाते, बस इसका दोनों कंपोनेंट दिखाएंगे। तो इसको हटाइए और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हुए हम लोग इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट सिर्फ कंसीडर करेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। और दूसरा बात बता दी, अगर ये रेस्ट में है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट नहीं है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा बउआ, जीरो। तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। समझ रहे हैं बात को, एक ही कंपोनेंट रह जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो जनरली हम लोग जब दिखाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या दिखाते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स को हटा देते हैं, दोनों का जो कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट फोर्स का जो दो कंपोनेंट है उसी को सिर्फ दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब उसके बाद ही कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट कैसे होता है, कैसे ही कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, तो समझने के लिए सिंपल ढंग से समझिए कि जब ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये टेबल का सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट का सरफेस एक दूसरे के साथ क्लोजली कांटेक्ट में आता है तो इसका एटॉम और इसका एटॉम एक दूसरे के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इसका प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण ये फोर्स प्रोड्यूस होता है। हो गया ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे ज्यादा अभी इसके बारे में भी कुछ मत जानिए, बस ये भी एक तरह का फोर्स है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे हम रखेंगे तो एक फोर्स याद रखिएगा, उस सरफेस के द्वारा अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लग जाता है। इस सरफेस के द्वारा इसके ऊपर में क्या लग जाता है, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा एगो फोर्स अगर कहेंगे इसके ऊपर, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कहें, सरफेस को मार दीजिए बम, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इसका मास m हो तो डाउनवर्ड, क्योंकि ये ग्राउंड पर है, तो डाउनवर्ड एक कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी बताए थे mg, तो ये दो फोर्स लगेगा। अगर इसका टेंडेंसी है इधर मूव करने का तो एक फोर्स इधर लग जाएगा, फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब फोर्स लग जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन वगैरह के बारे में बड़ा डिटेल में अभी पढ़ेंगे, टेंशन वाला कोनो बात नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में आराम से हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन वाला बात नहीं है। चलिए, ये तो हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जरा सा स्ट्रिंग उठाते हैं। क्या कीजिए बउआ कि एगो स्ट्रिंग ले लीजिए ऐसे, इसमें एगो बड़का सा मास बांध दीजिए, क्या इसको छत से ऐसे लटका दीजिए। स्ट्रिंग को जरा ऐसे ऐसे हिला करके देखिए, बड़ा टाइट लगेगा। क्या लगेगा बउआ, बहुत टाइट लगेगा। मतलब क्या है, इसको लटका रहा है बच्चा। हाँ, आपको लगेगा कि अगर कॉटन का स्ट्रिंग है तो आपको लगेगा कि एकदम जितना पर लटकाए हैं उतने है, लेकिन हकीकत में वो जो स्ट्रिंग होता है, यहाँ हेडिंग दे दें, स्ट्रिंग फोर्स, और इसको टेंशन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग और रोप। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसका लेंथ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज करता है, जिसके कारण किसी भी पॉइंट पर अब आप स्ट्रिंग क्या चीज में है, टेंशन में, टेंशन ही आ गया। ठीक है, अब इसको लटकाए हुए कैसे है, तो जो इसका एंड है इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, वहां का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अब यहां भी फोर्स लग रहा है। तो ये भी कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये लगा रहा है इसके ऊपर में अपवर्ड फोर्स, और ये जो ऑब्जेक्ट है लगा रहा है इसके ऊपर में डाउनवर्ड फोर्स। यहां पर में अगर लें तो ये क्या लगा रहा है, इस स्ट्रिंग के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स,
और वह स्ट्रिंग इसके ऊपर लगा रहा है अपवर्ड फोर्स, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंशन फोर्स। हाँ, ये तब वैलिड है। और दूसरी बात बता दें कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो यहां यहां हर जगह यही टेंशन होगा, नहीं समझे, यहां पर भी वही टेंशन, यहां पर भी वही टेंशन, यहां पर भी वही टेंशन, यहां पर भी वही टेंशन। अगर ये स्ट्रिंग में कुछ मास है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा जी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ये सब भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस इतना जानिए कि अगर कोई स्ट्रिंग टेंस्ड हो, कारण कुछ भी हो सकता है, यहाँ लटकाए हैं, हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल हो, इधर से एक आदमी खींच रहा हो पकड़ के, इस पॉइंट पे इधर से एक आदमी खींच रहा हो F1, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये जो स्ट्रिंग है ये फिर टेंशन में आ जाएगा। यानी कि स्ट्रिंग अगर बिल्कुल टाइट हो तो समझ लीजिए कि वो स्ट्रिंग क्या चीज में है, टेंशन में है, और उसके अंदर एक फोर्स डेवलप कर गया जिसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, टेंशन फोर्स। एंड टेंशन फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसमें अभी इससे ज्यादा मत कुछ समझिए, बस अब स्ट्रिंग जब यूज करेंगे तो उसमें टेंशन लिख देंगे कि टेंशन लग रहा है, समझे। कॉन्टैक्ट पर क्या होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड, ये जो मास है इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे लगाएगा डाउनवर्ड, तो ये स्ट्रिंग इस मास के ऊपर में लगा देगा अपवर्ड। अगर हम, अच्छा छोड़िए, स्ट्रिंग फोर्स के बाद अब हम लोग स्प्रिंग के ऊपर विचार करेंगे। स्प्रिंग क्या होता है भाई, तो किसी भी मेटेलिक वायर को, ठीक है, किसी भी मेटेलिक वायर को अगर स्क्वायरल शेप में क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, जैसे मेटेलिक वायर है, इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे 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 ऐसे, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्प्रिंग। इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोल देंगे, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे। अब अगर इस स्प्रिंग को इस साइड को फिक्स कर दिया, इस साइड को पकड़ करके खींच रहे हैं एफ फोर्स, ठीक है। अगर इस स्प्रिंग को हम सरफेस पर सिर्फ रख दिए तो जो इसका लेंथ होगा उसको इस स्प्रिंग का कौन सा लेंथ बोलते हैं बेटा जी, नेचुरल लेंथ। मान लेते हैं कि एल नॉट इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है, एल नॉट इस स्प्रिंग का क्या है, नेचुरल लेंथ है। अब मान लिया जाए कि इस स्प्रिंग को हम इसको राइटवर्ड पुल करें, खींचें, तो स्प्रिंग का लेंथ क्या होगा, कुछ इलोंगेट कर जाएगा। मान लिया जाए कि एक्स लेंथ इसका बढ़ गया, तो फाइनली इसका लेंथ क्या है, एल नोट प्लस एक्स। एक्स इनिशियल इसका क्या था, एल नोट, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, इलोंगेशन कितना कितना हो जाएगा, एक्स, इलोंगेशन इसका एक्स हुआ। तो पाया यह जाता है कि ये जो पॉइंट है स्प्रिंग का, ये जो पुलिंग फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग फोर्स लगाता है। किधर लगाएगा स्प्रिंग, इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस इलोंगेशन, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, दिस इलोंगेशन। यानी कि स्प्रिंग फोर्स अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k into x, वेयर x इज इलोंगेशन और k इज कॉल्ड अ स्प्रिंग कांस्टेंट, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट, ठीक है। k इज कॉल्ड अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड fs इज इक्वल टू kx, इतना याद रखिए। सिमिलरली अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, अगर कंप्रेस करते हैं, ये फोर्स इधर नहीं लगाते, इधर ही लगाते, तो स्प्रिंग इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता। और अगेन इस केस में भी स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप हुआ वो कितने के बराबर होगा, कि x के बराबर, यहां पर में x जो हो गया कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग हो गया, इस स्प्रिंग का क्या हो गया बेटा जी, कंप्रेशन हो गया। ये कंप्रेशन या इलोंगेशन और ये जो स्प्रिंग में यहाँ फोर्स डेवलप कर रहा है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इंटरेक्शंस के कारण होता है, ठीक है। तो ये दो तीन तरह का फोर्स था जिसको हम सोचे कि थोड़ा जरा डिस्कस कर दें। इसके बाद अब आते हैं तीसरा में, क्या आ जाते हैं बउआ,
न्यूक्लियर फोर्स, इसको जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हालांकि न्यूटन लॉ में तो हम ये सब डिस्कस करने नहीं वाले हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चल ये हमारा क्या है बउआ, एटॉम मान लीजिए। अब निचवा में क्या है, खाली प्रोटॉन, और क्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, है ना, 3 और 1 4, तो 4 को हम न्यूट्रॉन ले लिया। बाकी इलेक्ट्रॉन इधर, है ना, कितना प्रोटॉन, 2 और 3 5, है ना, तो 2 और 2 1, ये यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और कितना है, 1 2 3 4 5, 5 प्रोटॉन है। और तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मान लिया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, है ना। हमको एक बात बताइए कि एटॉम तो स्टेबल है, किस वजह से? तो भाई आई प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता है, बल लगाता है, आई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रोटेट करते रहता है। बस समझिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया लीजिए। ये क्या करते रहता है, क्या करते रहता है बउआ, ये इसके चारों तरफ रोटेट करते रहता है। तो आई क्या करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ये एटॉम क्या है, स्टेबल। लेकिन अब आप बताइए कि इसके सेंटर में जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, लेकिन मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर हम लोग अगर विचार करें, तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इस केस में 10 के पावर -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, 10 के पावर -15 मीटर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो ह्यूज रिपल्सन होता होगा बुआ, तो ये न्यूक्लियस ब्रेक क्यों नहीं करता है, एटॉम अनस्टेबल क्यों नहीं होता है? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मानते हैं कि कोई तो फोर्स है जो न्यूक्लियर को क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है, बांध करके रखता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स किस किस के बीच में लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, जो कि मच मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये वेरी वेरी शॉर्ट रेंज्ड होता है। रेंज क्या होता है, अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अगर d से रिप्रेजेंट करें, तो d अगर लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर हो, तो ये न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर d ग्रेटर देन 10 टू द पावर -14 मीटर हो, तो न्यूक्लियर फोर्स मच मच वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वेरी वेरी शॉर्ट रेंज्ड फोर्स होता है। ठीक है, अगर इससे बड़ा हुआ तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। अगर इससे छोटा है तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई? आखिर इसमें और कुछ कंफ्यूजन है, यही है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं कि हम लोग अभी तक कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं भैया, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, कौन सा, या इसको न्यूटनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। कौन सा मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटनियन मैकेनिक्स। न्यूटनियन मैकेनिक्स कब वैलिड है, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड वगैरह जो है वो क्या है, लेस देन क्या, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से कम हो। 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कम हो, तो हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स फॉलो करते हैं। अगर ग्रेटर हो गया 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से, तो न्यूटनियन मैकेनिक्स फेल हो जाएगा, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइंस्टाइन साहब का वाला थ्योरी, स्पेशल थी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और या यूं कहें कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का ही
एक स्पेशल केस है न्यूटनियन मैकेनिक्स, ठीक है। और यहाँ जो फोर्स का हम स्टडी करते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्या हुआ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, मतलब मैक्सवेलियन इक्वेशन वगैरह, ठीक है। और उसके बाद और कौन कौन सा फोर्स हो गया, वही थर्मोडायनामिक्स वगैरह, ये सब न्यूटनियन मैकेनिक्स में आ गया। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा देते हैं, या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स कंसिडर करते हैं, या फिर ये क्या थर्मोडायनामिक्स। तो ये सारा का सारा जो हम लोग फोर्स कंसिडर करते हैं, कब कंसिडर करते हैं, जब पार्टिकल का साइज जो हो, क्या हो, क्या हो बताओ, 10⁻⁻⁶ से बड़ा हो। जैसे ही 10⁻⁻6 मीटर से क्या हुआ, छोटा हो गया, तो हमारा ये सब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये कूलम्ब्स लॉ, फलाना ढिमकाना, ये सब सारा का सारा लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस केस में हम लोग इस सबको पढ़ते हैं कैसे, तो क्वांटम मैकेनिक्स। क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हम लोग हल्का फुल्का आइडिया लेंगे, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है इस सबको पढ़ने में। तो बस ये सब टाइप्स ऑफ फोर्सेस था, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कुछ अब सवाल इस पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कुछ सवाल अब इस पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक आध दो सवाल करेंगे, ज्यादा सवाल नहीं, ठीक है ना बाबा, बच्चा वाला हल्का फुल्का एक दो सवाल, ऐसा नहीं कि बड़ा भारी भरकम वाला सवाल करेंगे, दो चार गो सवाल टनाटन। ये हमारा पहला एगो सवाल है, छोटा मोटा एक दो सवाल बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनवाएंगे, ठीक है। बस फोर्स को समझाना था हमको। कहता है 2 चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर exert 20 Newton of Coulomb force on each other. What will be the force if separation is 25 सेंटीमीटर। तो अभी अभी बताए F1, मतलब फर्स्ट केस में क्या होता है, कूलम्ब फोर्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बराबर यही ना होता है। F1 केस 1 में K इंटू Q1 Q2 दिया नहीं है, ले लो Q1 Q2। सेपरेशन इस केस में क्या है, 20 सेंटीमीटर, 0.2 का स्क्वायर ले लीजिए, है ना। F2 बराबर वही K Q1 Q2 तो सेम रहा, ये 0.25 हो गया। F1 बाई F2 कर दो अब, है ना। K Q1 Q2 तो कट गया, है ना। 0.25 बटा 0.2 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी 25 बटा 20 का स्क्वायर, 5 पचे 25 और 4 पचे 20, यानी कि 5 बटा 4 का स्क्वायर। यानी कि क्या पूछ रहा था, व्हाट विल बी द फोर्स, ठीक है। तो 0.25 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 0.25 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर, तो 25 बटा 20 का स्क्वायर, 5 पचे 25, 5 बटा 4 का स्क्वायर, यानी 25 बटा क्या हो गया बउआ, 16। हमको F2 निकालना है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा 25 इंटू F1, यानी 16 बटा 25 इंटू F1 कितना न्यूटन लग रहा था, 20 न्यूटन, 20 कर देंगे, कितना आंसर आ गया, 4 पचे 20, 5 पचे 25, 16 चौक 64 बटा 5 न्यूटन, या फिर 5 इकाई 5 1 5 दूना 10, पनी 40, 12.8 न्यूटन हमको फोर्स लगेगा, ठीक है ना, 12.8 न्यूटन। अब इसी तरह से कहता है फाइंड द रेशियो, इसको जरा सा लिखने दीजिए क्वेश्चन को, देखिए यही है सवाल। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स।
तो मास ऑफ प्रोटॉन तो बड़ा स्मॉल होता है, वो हम बता देते हैं टनाटन, जरा सा ध्यान रखिएगा। MP जो होता है 1.67 10 के पावर -27 के लिए, और QP यानी प्रोटॉन के ऊपर में जो चार्ज होता है वो सीधे 1.6 गुने 10 के पावर -19। तो सबसे पहले हम लोग कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा बउआ, K Q1 Q2 यानी बटा R² मान लेते हैं कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये हमारा हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू पी का स्क्वायर बटा R²। FG हमारा क्या हो जाएगा, GMP का स्क्वायर बटा R², दोनों का रेशियो ले लो, FC बाई FG, R² चला जाएगा, ये हो जाएगा KQ² सीधे अब बटा GM² बराबर भरते जाइए, वैल्यू डालते जाइए, 9 × 10 के पावर 9 × 1.6 × 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67 10 के पावर -11 × M यानी कि 1.67 10 के पावर -27 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, बड़ा लार्ज वैल्यू आने वाला है। चलिए हम टन से कैलकुलेट करके बता देते हैं। 9 × 10⁹ इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 के पावर -38, डिवीजन आ गया 6.67 गुने 10 के पावर -11 गुने 1.67 का स्क्वायर गुने 27 दूना 54 10 के पावर -54, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गया बउआ, ये आ रहा है 1.2385 10 के पावर 36। सोचिए कितना स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फोर्स, वेरी नियरली 1.3 × 10 के पावर 36 आ रहा है रेशियो। ठीक है, तो ये छोटा सा 2 हम सवाल लिए, बाकी अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें क्या क्या पढ़ना है हम अभी बता देते हैं, इसको जरा रीडिंग डाल लीजिएगा। उसमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर उसमें पढ़ना होगा सिस्टम, उसके बाद पढ़ना होगा फ्री बॉडी, फिर पढ़ना होगा फ्री बॉडी डायग्राम, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर चलेंगे, और उसमें टेक्निक वेक्निक वगैरह वगैरह जो भी है इसमें लगेगा। 2 4 5 क्लास सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शंस में लगेगा, और साथ साथ में प्रॉब्लम भी हम लोग करते चलेंगे, और साथ साथ में आप प्रॉब्लम भी बनाइए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मज़े में रहिए। ठीक है, थैंक यू।